प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज पंजाब में फिर तब्दीली की हवा चली है। ओन चौधरी साहब से इस्तीफ़ा ले लिया गया है और अपने इस्तीफ़े में ओन चौधरी ने कहा है कि मुझे वज़ीर आला ऑफिस बुलाकर तरीन ग्रुप से अलहदा होने का कहा गया। जब मैंने इनकार किया तो मेरे तरीन ग्रुप से अलहदगी के इनकार पर मुझे अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने के लिए कहा गया और मैंने इस्तीफ़ा दे दिया। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं तरीन ग्रुप को नहीं छोड़ सकता, मैं अपने ओहदे छोड़ सकता हूँ। अब तरीन ग्रुप का इस पर रद्दअमल ये सामने आया। राजा रियाज साहब ने कहा कि ओन चौधरी की जुर्रत और बहादुरी को सलाम पेश करते हैं और हमसे भी इस्तीफ़ा मांगा गया तो हम इस्तीफ़ा दे देंगे, लेकिन तरीन साहब को नहीं छोड़ेंगे। दूसरी तरफ फिरदौस आशिक अवान साहबा से भी इस्तीफ़ा लिया गया है या उन्होंने दिया है, लेकिन इसकी कहानी मुख्तलिफ है। फिरदौस आशिक अवान साहबा को विफाक में ले जाया जा रहा है। अब पंजाब में जो 2 ओहदे खाली हुए हैं उसके लिए दौड़ धूप शुरू हो चुकी है, भाग दौड़ हो रही है, सिफारिशें हो रही हैं, लॉबिंग हो रही है। वज़ीर तलात के ओहदे पर नाम एक मरतबा फिर सुन रहे हैं हम फ़याज़ुल हसन चौहान साहब का, और मुआविन ख़ुसूसी यानी ओन चौधरी साहब की जगह पर भी बहुत से लोग अपनी अपनी कोशिशें करने में लगे हुए हैं। अब एक तो अब सवाल यह है कि ये तब्दीलियाँ क्यों हुई हैं, क्या हुआ है। फिरदौस आशिक अवान साहबा को क्या प्राइम मिनिस्टर का जो है वो मुआविन ख़ुसूसी लगाया जा रहा है और उनको बहबूद आबादी का पोर्टफोलियो दिया जा रहा है, ये क्या सूरत हाल है। और फिर दूसरा हमारा जो मौजू है वो नवाज शरीफ के बरतानवी वीज़े में तोसी की दरख्वास्त मुस्तरद होने के हवाले से है। इस पर हुकूमत का मौक़िफ़ भी सामने आया। बहुत सी हुकूमती शख्सियात ने इस पर अपने अपने कॉमेंट्स किए हैं। फ़ारूक हबीब अलग बोले हैं, उस्मान डार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, फिरदौस आशिक अवान साहबा ने, फवाद चौधरी साहब ने, तो बहुत सारे लोग इस पर कमेंट कर रहे हैं। शेख रशीद साहब ने भी कमेंट किया और इसका जवाब हुकूमत की तरफ से भी आया, वहाँ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं। तो इसमें कानूनी पहलू क्या है, कानूनी ऑप्शंस क्या हैं, अब क्या होगा, कौन कौन से रास्ते हैं नवाज शरीफ साहब के पास, क्या वो वापस आ रहे हैं, क्या उनको हुकूमत दस्तावेज़ात देंगी, क्या वो किसी और मुल्क में जा सकते हैं, अगर वो अपील में जाते हैं जैसे कि वो चले गए हैं तो वहाँ पर इम्कानात क्या हैं कानूनी तौर पर, तो इन तमाम से और तिब्बी बुनियादों पर क्या उनको रियायत मिल सकती है। तो इन तमाम मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ गुलजान साहब मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार है, बहुत शुक्रिया। और यह साहब अवैस तौहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी सीनियर तजज़ियाकार हैं, अवैस साहब बहुत शुक्रिया। कमल शौज़ब हमें ज्वाइन कर रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। मैं सबको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले कमल शौज़ब साहबा, ये ओन चौधरी साहब ने कहा है कि मुझे बुलाकर कहा गया तरीन ग्रुप को छोड़ दो और वरना इस्तीफ़ा दे दो, तो उन्होंने कहा कि मैंने इस्तीफ़ा दे दिया। ये ओन चौधरी में ऐसी क्या खास बात थी कि उनसे इस्तीफ़ा मांगा गया? बाकी भी तो बहुत सारे लोग हैं तरीन ग्रुप में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच असद। मैं समझती हूँ कि ये तो अभी वन साइडेड बयान आया है और ओन चौधरी साहब की तरफ से आए हैं। मेरे ख्याल में उन हुकूमत के तर्जुमान या जो पंजाब में मौजूद लोग हैं उनमें से किसी ने इस बारे में अभी बयान नहीं दिया। तो अगर हम इसको एज इट इज़ भी ले लें तो मेरे ख्याल में जी, मैं इसी पे कह रही हूँ कि जब ओहदे दिए जाते हैं तो इस प्रॉमिस के साथ तो नहीं दिए जाते हैं कि अब आप फॉर एवर इसके साथ ही रहेंगे। जाहिर है किसी गवर्नमेंट के कोई अपना इंटरेस्ट होता है, जिस बंदे को वो सिलेक्ट करते हैं या लेकर आते हैं उससे कोई काम लेना होता है। तो और ये इस्तेहकाक है वज़ीर आला का कि अगर वो अपने इस तरह के जो ओहदे हैं जो उन्होंने खुद अपनी मर्जी से जो लोगों को दिए हुए उनसे वो वापस भी ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल में इसमें इतनी नहीं, लेकिन वजूहात पे बात कर रहे हैं। वजूहात तो उन्होंने खुद ही बता दी हैं। अगर आप जिस हुकूमत के साथ काम कर रहे हैं उसी हुकूमत के इंटरेस्ट वॉच नहीं कर पा रहे होंगे या आपसे वो जिन्होंने पोर्टफोलियो आपको दिया है वो आपसे सेटिस्फाई नहीं होंगे, तो आप उनका इस्तेहकाक है वो बगैर वजूहात के भी आपको हटा सकते हैं और लगा भी सकते हैं। इसलिए मैं नहीं समझती कि इसको इतना ज़्यादा हाइप देने की जरूरत है। मेरा सवाल यह है कि फिर मोहम्मद अजमल चीमा साहब, उनको लग रहा होगा या नौमान अहमद लंगड़ियाल साहब जो एग्रीकल्चर के मिनिस्टर हैं, ये भी तरीन ग्रुप में और मिनिस्टर्स हैं, इनके पोर्टफोलियोज क्यों नहीं वापस लिए गए? देखिए, मैं यही तो आपको कह रही हूँ कि जो पोर्टफोलियो देने वाले हैं वो इस वक्त अथॉरिटी हैं वज़ीर आला साहब। अब अगर उनको लगता है कि जो उन्होंने ओन चौधरी साहब को पोर्टफोलियो दिया हुआ है अगर उस पर वो डिलीवर नहीं कर पा रहे और वो उनसे इस्तीफा मांग लेते हैं, तो अब ओन चौधरी बाहर आके कोई भी जस्टिफिकेशन दें वो दे सकते हैं, लेकिन वो चैलेंज नहीं कर सकते चीफ मिनिस्टर की अथॉरिटी को। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर साहब अपने अगर कैबिनेट में से किसी को हटा दें या लगा देंगे, उनका प्योरली उनका अपना इस्तेहकाक है कि वो किसको रखना चाहते हैं किसको नहीं। बाहर आके तो लोग बहुत सारे जी वो तो हटा सकते हैं, दोनों का इस्तेहकाक है। बाहर आके तो फिर आप
देखें असद, बाहर आके तो 10 जस्टिफिकेशंस आप अपने लिए दे सकते हैं, तो मेरे ख्याल में इतना मार्जिन तो उनको दे देना चाहिए कि जब किसी ओहदे से कोई हटता है तो फिर उसने कोई ना कोई तो जस्टिफिकेशन अपने जाने की देनी होती है। लेकिन बेसिकली जो बिल्कुल सही है मगर हमने पहले भी देखा कई मर्तबा उसको आप चैलेंज नहीं करते। फिरदौस आशिक अवान साहब को वफाक से हटाया गया। असद एक सेकंड और जी, असद एक मिनट सुन ले। अगर आप कह रहे हैं कि अजमल चीमा साहब और लंगड़ियाल साहब को नहीं हटाया गया तो फिर आप खुद ही देख लें कि अगर ये इस तरीके से स्लॉटर करना होता कि तरीन ग्रुप को टारगेट किया जाता तो मेरे ख्याल में वो इनसे ज्यादा जो है वो स्ट्रांग ओहदों पे बैठे, पहले उनको हटाया जाता। तो इसलिए ये मेरा ख्याल है ये जस्टिफिकेशन और ये इस तरह की बात बनती नहीं है। ओन चौधरी साहब हमारे भाई हैं, लेकिन आई थिंक कि जो इस तरह का ये जो पोर्टफोलियोज होते हैं ना एडवाइजरी के, या ये प्योरली इस्तेहकाक के अगर हटा दिया जाए तो इस तरह की बातचीत जो है या इस तरह की जस्टिफिकेशन उस पर बनती नहीं है। सही है। अच्छा, लेकिन अवैस तो साहब हमने देखा कि फिरदौस आशिक अवान साहब को भी हटाया गया, इख्तिलाफात थे पार्टी के अंदर और होते हैं कई मरतबा, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि जी मेरे साथ मेरे प्राइम मिनिस्टर हाउस में कुछ लोग मेरे खिलाफ थे या मुझे निकाल दिया गया या ये हुआ। आप डिप्लोमेसी का मुजाहरा करते हुए इस तरह की स्टेटमेंट नहीं देते, लेकिन यहाँ पर तो ऑल द वे ओन चौधरी साहब ने मुड़कर नहीं देखा और स्ट्रेट अवे उन्होंने कहा कि मैं तरीन ग्रुप के साथ हूँ, मैं खड़ा हुआ हूँ और मुझे यहाँ से हटाने की कोशिश की गई है, कहा कि आप तरीन ग्रुप को छोड़ दें। ये उनकी स्टेटमेंट है जिसकी अभी तक तरदीद नहीं आई और कोई इस वक्त पंजाब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर शायद मौजूद भी नहीं है, क्योंकि फिरदौस आशिक अवान साहबा ने जो इस जिम्मेदारी पर थी उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया। इस पोजीशन को क्लियर करने के लिए शायद अभी कोई दस्तयाब भी नहीं है। तो आप ये जो तब्दीलियाँ हो रही हैं, और फिर एक और मज़े की बात यह है, चले पहले आप इसका जवाब देना, आप इसको कैसे डील करते हैं, मैं एक और सवाल फिर बाद में अलग से करता हूँ। देखिए, ओन चौधरी साहब जो हैं वो बहुत बड़ी शख्सियत अगर नहीं है, लेकिन हमने उनको इमरान खान साहब के मीनार पाकिस्तान के जलसे के बाद 2011 के जलसे के बाद हमेशा उनके साथ साथ देखा है। वही वाइट शलवार कमीज, और वो भी इमरान खान साहब को बहुत कॉपी करते थे, वही रेबैन के चश्मे, और पूरे सुप्रीम कोर्ट के जितने भी चक्कर लगाते थे इमरान खान साहब जब पनामा केस हो रहा था नवाज शरीफ साहब के खिलाफ और उनके साथियों के खिलाफ, तो उस वक्त भी ओन चौधरी साहब साथ साथ थे। पीएम और उन्होंने कहा कि मैंने अपनी फैमिली की कुर्बानी देकर सेक्रीफाइस किया और मैंने पार्टी को टाइम दिया और उसका नसीला मुझे ये मिला है। इनके ताल्लुकात जाती नौइयत के बहुत हैं, फिर बनी गाला में बहुत ये रहे हैं, उसके बाद पीएम हाउस से फिर इसी तरह वो निकाले गए हैं। पीएम हाउस से निकाले गए तो बुरतार साहब के वज़ीर आला हाउस में आ गए, फिर उससे पहले बनी गाला से निकाले गए। तो ओन चौधरी साहब जो हैं उन थे तो वो हमेशा से जहांगीर तरीन साहब के साथ ही, और जो अंदरूनी जो इनके हल्के हैं उनका मानना यह है कि जहांगीर तरीन साहब जो हर पार्टी में ग्रुप्स होते हैं, पीपल्स पार्टी में भी है, नून लीग में भी है, जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, जहांगीर तरीन साहब का जो ग्रुप था उसमें ये था कि ओन चौधरी साहब पीएम हाउस के अंदर भी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो जहांगीर तरीन साहब को देते थे, जो पीटीआई के अंदरूनी हल्के जो हमें सुनगुन हुई थी। तो ओन चौधरी साहब का निकल जाना एक बहुत बड़ी शख्सियत का निकल जाना तो नहीं, लेकिन ये बात जाहिर है कि ओन चौधरी साहब का निकल जाना जहांगीर तरीन ग्रुप की बुनियाद पर ये बड़ी अहमियत का हामिल है कि इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एक पैनिक है पंजाब के जो हुकूमती हल्के हैं। और दूसरा ये इसका मतलब ये भी है ना कि जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो अभी भी खटक रहा है, हुकूमत को इरिटेट कर रहा है। is going to be a permanent pain in the neck of PTI या इमरान खान साहब और उनकी कंपनी के लिए। ये 2023 के इलेक्शन तक ये खतरा मंडलाता रहेगा। जाहिर बात है कि जहांगीर तरीन साहब बहुत करीबी रहे हैं और उनका एक कलीदी किरदार रहा है पीटीआई के अंदर और इलेक्शंस के दरमियान। तो मैं समझता हूँ एक तो मुझे पैनिक लगी है और इल्ज़ाम भी होंगे और चौधरी साहब पे, अगर आप हुकूमती हल्कों से पूछें जो हमें इत्तलात आ रही है। दूसरा यह है कि ये बात जाहिर हो रही है कि मुस्तकिल तब्दीलियां करने का मतलब यह है कि पहले फैजल हसन चौहान को, उससे पहले एक और उनके स्पोक्स पर्सन थे, फिर उसके बाद फिर फिरदौस आशिक अवान साहिबा, फिर ये इत्तलात आ रही हैं। तो इसका मतलब है कि फैजल हसन चौहान साहब आ जाएंगे। तो इसका मतलब है कि आपकी या तो परफॉर्मेंस का मसला है कि आप समझते हैं कि इस दौरान आप दो नाम मिस कर गए, शमशान बुखारी भी आए, मियां असलम इकबाल भी आए इसी पोर्टफोलियो पे। जी, तो वही तो असद कि पंजाब गवर्नमेंट की कारकर्दगी
ये समझते हैं बुज़दार साहब वगैरह और जो इनके थिंक टैंक है कि उसका एक सही बयानिया नहीं जा रहा मीडिया पे। तो अब कारकर्दगी का मसला है या इन इंफॉर्मेशन के जो अफराद हैं, फिरदौस हाजी खवान या फैजुल हसन चौहान, इनका मसला है या समसाम साहब का मसला है। तो ये एक बड़ा सवालिया निशान है बुज़दार साहब की हुकूमत की कारकर्दगी, और ये मुझे लग रहा है कि टनिक मुझे जैसे दबाते हैं, बिल्कुल ठीक है, उसकी नहीं कर रहा है। राइट सर, बिल्कुल सही है। इस पैटर्न को कैसे देखते हैं औरिया साहब के? अब विफाक की अगर हम बात करें, फवाद चौधरी साहब आए, उनको रिप्लेस करती हैं फिरदौस आशिक साहबा आ जाती हैं, फिर दूसरे आ जाते हैं, फिर फिरदौस आशिक साहबा को भेज दिया जाता है पंजाब में, अब पंजाब से उनसे इस्तीफा ले लिया गया है, वापस वो विफाक पे जा रही हैं, और यहाँ पर फैजुल हसन चौहान साहब आए, उनको हटाया गया, फिर वो आए, फिर हटाया गया, और अब फिर शायद वही आ रहे हैं, उन्हीं का नाम चल रहा है फैजुल हसन चौहान साहब का। ये बार बार अगर उसी शख्स ने आना होता है तो उसको हटाया क्यों जाता है? देखें, पीटीआई का जो बेसिकली मीडिया ओरिएंटेशन है वो है खबरदार, खबरनाक, इस तरह की चीज़ों को लिए सारी स्टाइल वही है, और उसी हिसाब से उनको बंदे चाहिए होते हैं। इसी तरह आगे बाकी लोगों का भी मामला चल रहा है। असल मसला यह है कि आप मुझे बताएं कि सीरियसनेस कहाँ पर है। जो एक तर्जमान होता है हमेशा नॉर्मली हुकूमत का एक होता है, और उसी हिसाब से वो उसको ट्वीट करते हैं। आप देखें ना, जो कैबिनेट मीटिंग के अंदर सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जो है ये परमानेंट मेंबर होता है। वो क्यों होता है? इसलिए कि वो समझता है कि सारी चीजों की इंफॉर्मेशन हो, फिर मिनिस्टर को ब्रीफ करे और फिर उसके बाद मिनिस्टर आगे बताए उसको। लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ आपको एक तरह के आदमी चाहिए, वो होता यह है कि वो पला हुए, खैर हुए, आबाद हुए, वो एक करता है उसका तो वो चल पड़ता है, दूसरा करता है दूसरा चल पड़ता है। कोई सीरियसनेस कम अज कम तर्जमान के लेवल पे नहीं। इतने ज्यादा तर्जमान हैं कि पीटीआई के इस सारे क्राउड के अंदर समझ नहीं आती कि किसकी बात पे एतबार करें, किसकी। और सबसे एक और बात बताऊं, सबसे बात है पीटीआई के तर्जमानों की जुगत समझने के लिए आपको एक खास सेंस ऑफ ह्यूमर चाहिए कि वो किसको जुगत लगा रहे हैं, कैसी जुगत लगा रहे हैं, किस्सा कहां से क्या मीनिंग निकलते हैं। आपको मुकम्मल तौर पे एक डिक्शनरी ऑफ द जुगत ऑफ पीटीआई जो है वो आपको ज़ुबानी तो नहीं होती ना, मगर कहीं भी इससे पहले कभी नहीं होता था। नहीं, ज़ुबानी तो बहुत होते हैं ना। आप ज़ुबानी पे मैं आपको 50,000 एक पूरी लुगत आज से 5 साल का, ये जो 5 साल गुजरेंगे ना पाकिस्तानी सियासत के, आपको पाकिस्तान की सियासत की मजाक के ऊपर बकायदा पीएचडी करानी पड़ेगी। ऐसी कमाल की चीज है। चल पड़ा जो अभी आया भी है वो ये कि ये प्राइम मिनिस्टर का इस्तेहकाक है, वो जिसको हटाएं, जिसको लगाएं, जितनी बार मर्जी हटाएं, जितनी बार मर्जी लगाएं। वज़ीर आला का इस्तेहकाक है, एक को हटा दें, दूसरे को लगा दें, उसी को वापस लाएं, ये इस्तेहकाक है। ये भी जो आर्गूमेंट आया भी है, तो ये आर्गूमेंट आप क्यों खरीदने को तैयार नहीं है? नहीं, मैं तो कहता हूं इस्तेहकाक है, जो मर्जी करें। जाहिर बात है आपने पब्लिक के सामने फेस करना है, अपने पल्ले को फेस करना है। आप आज बंदा हटाएं, कल हटाएं, आप ये तो आपका इमेज खराब होगा ना। देखिए ना, ऑन चौधरी का जो किसी और का इमेज खराब है तो आपका इमेज खराब होता है। जो देखिए अच्छा बंदा वो समझा जाता है कि जिसके सबॉर्डिनेट जो है वो कई सालों से उसके साथ चले हो, जिसका नौकर 10 साल से 20 साल से 30 साल से चला होता है, वही समझा जाता है कि ये मर्दम शनास है, इसके साथ लोग रहते हैं। एक आम सी बात है, पहचान है एक आदमी की। लेकिन अगर आदमी का हर तीसरे दिन नौकर बदला जाए तो यहाँ तो पाकिस्तान में नौकर खत्म हो गए हैं या बंदा ठीक नहीं है जिसके पास नौकर जाते हैं। तो ये एक पहचान है। बदले हमने कहा कब इस्तेहकाक नहीं है, बिल्कुल इस्तेहकाक है। बदलें, रोज बदलें, सुबह एक वजीर रखें, शाम को दूसरा रखें, बिस्मिल्लाह करते जाएं। ये किसने कहा कि नहीं है? समझते हैं गैर संजीदगी का आकाश है, ये अमल जो है ये गैर संजीदगी का आकाश है, आप समझते हैं? नहीं, मैं इसके इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगाना चाहता। संजीदगी बुनियादी तौर पर इनहेरेंट होती है। आप ओवरऑल देखें, आप अपनी वहां पे कुल्हाड़ी मार रहे होते हैं ना। पब्लिक इमेज क्या जाता है आपका, पब्लिक इमेज। और दूसरी बात यह है कि जहांगीर तरीन का जहां तक इशू है, जहांगीर तरीन एक ग्रुप ऐसा है कि जिसने पीटीआई को यहां पर खड़ा कर दिया है कि आज वो अगर पंजाब में या पाकिस्तान में कोई बिल पास कराना चाहें तो जहांगीर तरीन का इशारा मौजूद ना हो तो बिल पास नहीं कर सकते। सिंपल मेजॉरिटी में बिल पास नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि आपकी हुकूमत जहांगीर तरीन ग्रुप की वजह से किसी किस्म की कानून साजी करने से बिल्कुल खत्म हो चुकी हुई है। उनका आप बात माने, इसलिए वो मामला जिटरी तो होता है।
तबीयत तो खराब होती है, परेशानी तो होती है कि ये क्या हो गया हमारे साथ। अब मसला ये है कि इसी बुनियाद पर अपना मुनसिलाई जो है वजीर भी बन गए हुए, इसी बुनियाद के ऊपर बाकी लोगों के भी नखरे उठाने पड़े। और मैं एक और बताऊं जी, अपने घर में से अपने कजन के नखरे कोई नहीं उठाता, बड़े पड़ोसी के जरूर उठा लेते हैं। ये बेसिकली जहांगीर तरीन जो है वो कजन है उसके अंदर का ग्रुप का, पार्टी का बंदा है, इसलिए मसला बना हुआ है। ठीक है, ठीक है। चलें कमल साहब, इस पर अगर कुछ कहना चाहें तो मैं छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, इस पर कमेंट कर दें, और उसके बाद हम जो नवाज शरीफ साहब का मामला है जिसमें उनके वीज़े में तौसी नहीं हुई, और इससे फौरी तौर पर तो तासुर ये मिला कि अब उनके पास दुनिया में रहने को कोई ठिकाना नहीं बचा और उनको दस्तावेज़ात पाकिस्तान से लेकर पाकिस्तान आना पड़ेगा। लेकिन क्या यही हकीकत है, ये जो परसेप्शन है क्या दुरुस्त है, और कानूनी रास्ते नवाज शरीफ के पास कौन कौन से हैं? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। आरिफ चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम में माहिर कानून है। लेकिन इससे पहले कि नवाज शरीफ साहब के मामले पर आए, मैं एक पॉइंट कमल शौदर साहबा से लेना चाहता हूं। कमल साहबा, ये एक ही वजीर को आप 2-3 बार जब हटाते हैं और 2-3 बार दोबारा लेकर आते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? ये पैटर्न मिसाल के तौर पर फैज़ल चौहान साहब को इसलिए लाया जाता है, ये समझा जाता है कि इसलिए लाया जाता है कि वो अपने हरीफों को ज़रा सख्त ज़बान में डील करते हैं और सख्त बयान देते हैं, लेकिन जब वो मसाला ज़्यादा तेज़ कर देते हैं तो उनको हटा दिया जाता है। कुछ अर्से के बाद ख्याल आता है कि नहीं वही ठीक थे, उन्हीं को वापस लाया जाए। शमशान बुखारी साहब तो बड़े ठंडे ठंडे से हैं, मियां असलम इकबाल भी मुकाबला नहीं कर पा रहे, तो ये क्या स्ट्रेटजी है? देखिए, मैं रिस्पॉन्ड करना चाह रही थी, औरिया मकबूल साहब जो हैं वो सीनियर हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन बहुत सख्त अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। हुकूमती तर्जमानों में मेरा भी शुमार है और भी बहुत सारे लोग हैं। हम बिल्कुल ना भांडों वाली हरकतें करते हैं, ना जुगतबाजी करते हैं। हम तो स्टैटिस्टिक्स पे आपको हमेशा इन्फॉर्मेशन देते हैं और कोशिश करते हैं कि एजुकेट करके उठें। जहाँ तक आप फयाजुल हसन चौहान या कुछ और लोगों की बात कर रहे हैं, इसका दूसरा पहलू भी है। ज़रूरी नहीं है कि उनको सिर्फ इसलिए लाया जाता है कि वो बड़ी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। फयाजुल हसन चौहान साहब का अपना स्टाइल है, वो अपने तरीके से चलते हैं। और आपको शायद याद होगा कि जब उन्होंने माइनॉरिटीज़ के बारे में कोई बात की थी और एक फिल्मी एक्ट्रेसेस के बारे में, तो उनको उस सज़ा में, उस पादाश में उन्हें हटाया गया था, पनिश किया गया था। और फिर उसके बाद उन्होंने क्या रिक्वेस्ट की थी। दूसरा पोर्टफोलियो देने का रीज़न ये था कि वो जेल जो इदारा है, जो वजारत है, वो इंतहाई निगलेक्टेड थी और उसमें काफ़ी सारी करप्शन और इश्यूज आ रहे थे। वहाँ का जो अमला है, 30-30, 35-35 साल नून लीग ने यहाँ हुकूमतें की हैं, उस वजह से उन्होंने अंदर तक हर बंदा अपना लगाया हुआ है, तो उसको बेहतर करने की भी ज़रूरत है। एक खिलाड़ी अगर पहली दफ़ा में एक पोजीशन पे परफॉर्म नहीं कर रहा, उसको दूसरा पोर्टफोलियो दिया, अगर वो वापस भी आ जाता है, तो मैंने जैसे आपको पहले कहा कि वज़ीर आज़म साहब का इस्तेहकाक है या चीफ मिनिस्टर साहब का इस्तेहकाक है, वो अगर बेहतर समझते हैं कि बंदा इसमें कैपेसिटी डिलीवर कर सकता है तो वो बिल्कुल करेगा। जहां तक मुकम्मल हो गया है, अब वहां पर वो नून लीग के बंदे रिप्लेस करके अपने बंदे लगा लिए, उन्होंने टास्क कंप्लीटेड है, अब वो वापस आ रहे हैं। असद, अभी तो उनकी कोई अपॉइंटमेंट हुई नहीं है, तो बिफोर टाइम हम ऐसी डिस्कशन में क्यों पड़ गए हैं? और दूसरा ये कि बंदे लेफ्ट जाएं या राइट जाएं, बात सारी है कि आपको तो डिलीवरी चाहिए ना, रिजल्ट्स चाहिए। बुजदार हुकूमत अगर डिलीवर कर रही है, इस वक्त मुराद अली शाह साहब ने बड़ी तनकीदें की, सिंध ने कोरोना का बेड़ा गर्क हो गया। आप पंजाब में देख लें, आप वहां रहते भी हैं, आपने एक्सपो सेंटर में मारधाड़ नहीं देखी, दरवाजे और खिड़कियां टूटते नहीं देखे। आखिर कोई मैनेजमेंट हुई है ना? हालांकि डबल ट्रिपल आबादी का वो सूबा है, बारिशों में उन्होंने मैनेज किया है। लाहौर में जहां पे बूट पहन के और टोपी पहन के लोग जाके अदाकारी करते थे, वहां नीचे टैंक्स बनाए। ये काम सारा इसी हुकूमत के नीचे हो रहा है। मसला ये है कि देखें, किसी वक्त जरूरत होती है कि ज्यादा आपको चाहिए होता है कि वोकल बंदा आए जो पूरे मामला को कवर कर सके। पंजाब इतना बड़ा है जिसका बहुत बड़ा पोर्टफोलियो भी था, इतना कुछ हो रहा था जो चीजें हाईलाइट नहीं हो रही थी। तो इस चीज को बिल्कुल आप खातिर जमा रखें कि कोई बदतमीजी करने के लिए फील्ड में लोगों को उतारा जाता है। फवाद चौधरी साहब जब सेकेंड टाइम आए, आप देखें उन्होंने बेहतर मैनेज किया, स्ट्रैटेजी बेहतर की, और हुकूमत के वफाक के वही तर्जुमान है जो पॉलिसी स्टेटमेंट होती है या कैबिनेट के बाद वही आके देते हैं। अब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं तो क्या मुझे कहा जाएगा कि आप क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, हुकूमत का क्यों मौकफ दे रही है? भाई मेरा हक है, मैं दे सकती हूँ, मैं पार्लियामेंट की मेंबर हूँ, मेरे पास इंफॉर्मेशन है, तो मैं प्लानिंग पे भी बात कर सकती हूँ, दूसरी चीजों पे। लेकिन तर्जुमान का जो एक पोर्टफोलियो है वो तो मिनिस्टर के पास होता है और ये तो नॉन फैक्ट है। बिल्कुल सही, ये मौकफ आ गया।
मैं ज़रा आना चाहता हूँ दूसरे इशू पर, नवाज शरीफ साहब वाला मामला, और उस पर मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। ज़ुबैर साहब बहुत शुक्रिया। सर, क्या एक तासुर जो हमें हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंस से मिला है, वो तासुर तो ये है कि नवाज शरीफ साहब अब सख्त मुश्किल में आ गए हैं और उन्हें वापस आने के सिवा उनके पास कोई चारा नहीं है, चाहे 2 महीने लगे या 3 महीने लगे। क्या ये दुरुस्त है कि नवाज शरीफ साहब के रास्ते जो हैं वो अब बहुत महदूद रह गए हैं और वो पाकिस्तान को आना ही होगा, या उनके पास और रास्ते मौजूद हैं? कैसे आप सिचुएशन को रीड कर रहे हैं? देखिए, मैं कोई मेडिकल साइंस पे तो नहीं जाऊंगा, ना ही इमिग्रेशन लॉज पर जाऊंगा। पॉलिटिकली सिर्फ इतनी बात है कि ये हुकूमत वाले जो भी कह लें, उनको भी पता है कि अगर नवाज शरीफ वहाँ रहेंगे तो इनके लिए मुश्किलात कम हो। नवाज शरीफ जब वापस आएंगे तो हुकूमत के लिए मुश्किलात में इजाफा होगा। अगर नवाज रेलिवेंट ना होते तो दिन में 5 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज उनके बारे में ना होती और उनको बिल्कुल इस तरह से इतना फोकस किया भी ना जाता। तो नवाज शरीफ इज अ वेरी रेलिवेंट पर्सन। हुकूमत को भी पता है कि अगर उनका से मुकाबला है सियासी तौर पर, तो वो नवाज शरीफ से यह मुकाबला है, और चाहे वो आज हो चाहे वो इलेक्शन हो 2023 के, तो उनके सियासी हरीफ हैं, वो तो सब ये सब कहेंगे। लेकिन पर्सनली मैं समझता हूँ, और बड़ी कॉमन सेंस की बात है, क्यों हुकूमत चाहेगी कि नवाज शरीफ वापस आए और ये मुसीबत बने। अच्छा ज़ुबैर साहब, ये जो एक इंटरप्रिटेशन दी है या कंक्लूजन ड्रॉ किया फवाद चौधरी साहब ने, उन्होंने कहा कि चूंकि वो तिब्बी बुनियादों पर वहाँ हैं और उनको तिब्बी बुनियादों पर जो वीज़ा है उसमें तोसी नहीं मिली, तो इससे साबित हो गया है कि नवाज शरीफ बीमार नहीं है। ये कंक्लूजन उन्होंने ड्रॉ किया है। जबकि पिछले दिनों शहबाज शरीफ साहब ने जो इंटरव्यू दिया था उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, वो उनकी तबीयत अभी भी ख़राब है। तो उनकी तबीयत कैसी है क्या, और क्या ये जो कंक्लूजन ड्रॉ किया गया ये ठीक है आपके ख्याल में? देखिए ना, पहली बात तो ये है कि ये तो जिस दिन वो जहाज में बैठे भी नहीं थे तकरीबन, तो उस वक्त से ये बात आनी शुरू हो गई थी कि नवाज शरीफ बीमार हैं या नहीं बीमार हैं। जाहिर है हुकूमत ने खुद इजाज़त दी और बड़ा प्रोसेस से गुजरने के बाद इजाज़त दी, जिसमें काबीना की भी अप्रूवल थी, उनके डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स भी थी, या साहिबा जो कि पंजाब की हेल्थ मिनिस्टर है, उनके भी आज भी वो मेंटेन करती हैं कि ये वो बीमार थे। तो ये तो मेरा ख्याल है, और हमने हमेशा से एक ही चांस दिया। तो अगर कंफ्यूजन कहीं है तो वो तो हुकूमत में खुद है, क्योंकि उनका उसमें भी मुझे मसला नजर आता है कि जाहिर सी बात है, उन्होंने एक अकाउंटेबिलिटी के नाम पर एक अपना वो शुरू किया था हुकूमत में आने से पहले। तो जब वो नवाज यहाँ से चले गए तो इनको महसूस हुआ कि सियासी तौर पर हुकूमत के लिए ये नुकसानदेह बात है कि कैसे नवाज शरीफ को छोड़ दिया गया है। अब वो सारा जो था वापस वो किस दबाव में आकर उन्होंने छोड़ा था वो सबको पता है। तो हुकूमत उस सिलसिले में मोर लेस पावरलेस थी और उसी हिसाब से उन्होंने छोड़ा था। अब वो उसका सियासी फायदा उठाना चाहते हैं, क्या कि वो सवाल में करना जी सही। अच्छा, उवैस वही साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, वो सवाल करना चाह रहे हैं ज़ुबैर साहब आपसे। जी जरूर। जुबैर साहब अस्सलाम वालेकुम। ये सिर्फ बताइएगा नाज़रीन को भी और हमें भी कि जो अपील करेंगे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब होम डिपार्टमेंट में या अदालत में लंदन की, वो सियासी ग्राउंड्स पर होगी या मेडिकल ग्राउंड्स पर? प्योर मेडिकल ग्राउंड पर होगी, प्योर मेडिकल ग्राउंड पर होगी। कोई सियासी तौर कोई उसमें सियासत का पॉइंट नहीं होगा, मतलब कि जी को पॉलिटिकल असाइलम या उस चीज को। लेकिन यहाँ हम बैठकर सियासत कर रहे हैं और इस वजह से मैं ये कहता हूँ, इस सारे सिनेरियो को जब हम देखते हैं तो किसी कॉन्टेक्स्ट में देखने की जरूरत होती है। और वो कॉन्टेक्स्ट उस वक्त से शुरू होता है जहाँ से उनकी जुलाई 2017 में डिस्क्वालिफिकेशन हुई। वो उसकी कोई बुनियाद नहीं। वो वज़का खेज एक ऐसी चीज थी कि ब्लैक लॉ डिक्शनरी के बुनियाद पर एक अकाउंट रिसीवर जो जिसमें कोई अकाउंटेंट को नौकरी से नहीं निकाला जा सकता, उस पर आपने उठा के एक प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई कर दिया फॉर लाइफ टाइम। अच्छा ज़ुबैर साहब, एक सवाल प्लीज एक सवाल मैं आपसे और करना चाहता हूँ और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ये जो ऐसा लगता है कि जो सेहत की या तबीयत की बात है ना, कि तबीयत ठीक है या तबीयत ठीक नहीं है, ये एक रिलेटिव टर्म मालूम होती है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को जितनी बीमारियां, और जो ख्वाजा हारिस साहब सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहा करते थे कि 17 अद्वियात लेते हैं, 4 इनको इतने स्टंट्स पड़ चुके हैं, इतनी मेडिसिन खाते हैं, तो बीमारियों की नौयत इस उम्र में इस तरह की होती है कि शायद वो फिर ताहयात चलती हैं, उसको मैनेज करना पड़ता है, वो क्योरेबल नहीं होती 100%, वो मेडिसिन के साथ साथ मैनेज रहती हैं।
तो इस एतबार से अगर देखा जाए तो फिर तो शायद वो हतमी तौर पर तो कभी वापस ना आ सकें, यानी उनकी तबीयत उस स्टैंडर्ड्स पे तो शायद ना आ सके कि वो वापस पाकिस्तान आ जाएं। देखिए, आपने मुझे फोन लाइन पर दिया, मैं अपना नुक्ता नजर अपने हिसाब से पेश करूँगा, आपके हिसाब से नहीं पहुंचाऊंगा। नहीं, आप तो जब इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है तो आप लोग कहीं और चले जाते हैं। व्हाई शुड आई नॉट टॉक अबाउट द कॉन्टेक्स्ट एंड द बैकग्राउंड ऑफ दिस पॉलिसी? आप भी घबरा जाते थे। अगर आपने डिस्कस नहीं करना होता तो फिर आप नहीं बिल्कुल नहीं घबरा रहे, आप बात करें सर। जुबैर साहब कोई घबरा नहीं रहे। मैं ये कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन के बाद पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा और आखिरी दफा कि डायरेक्ट किया नैब को, जो कि उनका मैंडेट नहीं है कोर्ट का। नैब इज एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो अपने हिसाब से केसेस करती है। डायरेक्ट किया कि रेफरेंसेस फाइल करें। नहीं, फेक अकाउंट्स केस में भी ऐसा हुआ। वैसे एक और मिसाल भी अभी फौरी तौर पर जो मेरे जहन में आई है, वो जरदारी साहब वाले फेक अकाउंट्स केस में भी हुआ है। जरदारी साहब तो वो भी, और फिर उसके बाद डायरेक्ट एक और दो चीजें और की जितनी यूनिक है तारीख में कि जी आपने इसको इतने लिमिटेड पीरियड में फैसला सुनाना और फिर उसके ऊपर मॉनिटरिंग जज लगाया। और मॉनिटरिंग जज वो था जो उस 5 बेंच में शामिल था। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो पहले ही आ गया था कि जी वो चाहते क्या थे। और फिर इलेक्शन 2018 से पहले कन्विक्शन करवाई और उनको जेल में डाला गया। फिर जो अरशद मलिक साहब जिन्होंने ये फैसला दिया था, जिसकी वजह से ये लंदन में बैठे थे, जिसकी बेल का और ये सारा तनाजुर है, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ये कहती है, उनके बारे में, जज साहब के बारे में कि हमारे सर शर्म से गए इस केस में जिसमें सजा सुनाई जज साहब ने। अगर आपके सर शर्म से गए तो जिसके खिलाफ सजा हुई है वो क्यों भुगत रहे? अगर वो जज 2 नंबर है उस मिसकंडक्ट उस केस के लिए सिर्फ कहा कि हमारे सर शर्म से गए, तो सजा कैसे बरकरार है? ठीक है, तो जब इंसाफ की धज्जियां उड़ाई जाएंगी तो फिर वो पूरे कॉन्टेक्स्ट को देखना पड़ता है। सही है, चलेंगे आपका पूरी बात मैंने तफसील से सुना साहब। आप कह रहे हैं उसको कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ता है, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि नैब ने 30 दिन में जो है वो ट्रायल कंप्लीट करना होता है नैब कोर्ट ने। और शहबाज शरीफ साहब का अगर 3 साल में नहीं हो रहा तो इसको हम सिस्टम की कमजोरी शायद कह सकते हैं। हम इसको भी हम या तो फिर इसको भी डील कहें कि डील हो रही है, कि डील के तहत इसको रियायत मिल रही है। एनीवे, मैं इस पर कानूनी राय आरिफ चौधरी साहब से ले लूँ। आरिफ चौधरी साहब, मुझे ये बताइए कि अब क्या रास्ते हैं नवाज शरीफ साहब के पास? क्या अपील में चले गए? इसमें कितना वक्त लगता है? क्या तरीक़ाकार होता है? उसके बाद फिर वो कोर्ट में जा सकेंगे? क्या रास्ते हैं? मरियम औरंगज़ेब साहबा को मैं आपको सुनवा देता हूँ। वो कहते हैं कि जी आप देखें तो सही, उसमें लिखा हुआ है कि उनके पास रास्ता मौजूद है। सुनवाइए जी मरियम साहबा को। कल जब ये खबर आई कि वजीर आजम नवाज शरीफ साहब ने जो अपनी वीजा एक्सटेंशन अप्लाई की थी मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर, वो होम ऑफिस यूके ने वहां से माजरत कर ली है। और उसी होम ऑफिस ने उस फैसले के अंदर जहां माजरत का फैसला है उसके अंदर कैटेगोरिकली लिखा कि आप इस फैसले के खिलाफ राइट ऑफ अपील रखते हैं इमिग्रेशन ट्राइब्यूनल के अंदर। उसके बाद असल ईद उन कराए के तर्जुमानों की हुई जिनको अपनी कारकर्दगी बताने के लिए तो आवाम के पास कुछ नहीं है। जी आरिफ चौधरी साहब। मैं चूँकि इमिग्रेशन की वकालत करता रहा हूँ अमेरिका में, मैं बाज़ औक़ात चीज़ों को देख के बड़ा हैरान होता हूँ। तरह मुझे यानी मरियम औरंगज़ेब साहबा का जो बयान था ये सुन के ऐसे लगा जिस तरह एक बहुत पुराना वाक़या है। किसी मुफस्सल में वकील साहब जो थे, उन्होंने जब अदालत से, सेशन जज की अदालत से ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद हुई तो बाहर निकल के मुल्ज़म के बाप से कहा बड़ी खुशी में, मुबारक हो आपको। उन्होंने कहा जी किस बात की? अदालत ने, जज साहब ने आपको हाई कोर्ट में जाने की इजाज़त दे दी है। एग्जैक्टली वही अंदाज जो था वो मरियम औरंगज़ेब साहबा का, यानी एक रूटीन की बात है कि कोई भी शख्स अपील में जा सकता है और फैसले में ये 2 लाइनें लिखी होती हैं, आप ये कह रहे हैं? यहाँ वो मतलब कोई ऐसी गैर मामूली बात नहीं है। और दूसरी तरफ ये आप देखें कि जो हुकूमती तर्जमान हैं वो भी सियाको सबाक से हट के चल रहे हैं। पहली बात यह है कि ये जो एक्सटेंशन का मामला है ये चलेगा काफ़ी देर तक। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जो इमिग्रेशन की अपीलें होती हैं कई महीने इनका फ़ैसला नहीं होता और उनकी कोई प्रायोरिटी भी ऐसी नहीं होती कि जनाब होम ऑफिस के बाद चूँकि ये ट्राइब्यूनल में जा रही फ़ाइल की गई है तो ट्राइब्यूनल में और बहुत सारी केसेस इस तरह के पड़े होते हैं, वो कोई इतनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेते। बाज़ औक़ात बहुत वक्त गुजर जाता है और जब तक वो अपील वहाँ ज़ेर समात रहती है
उस वक्त तक वो डिपोर्ट नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात एक बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि एक बात साबित हो गई कि नवाज शरीफ साहब का जो मौक़िफ़ था बीमारी के मामले में, उसमें कम अज़ कम वो होम ऑफिस को कन्विंस नहीं कर सके, वरना होम ऑफिस इस मामले में बहुत ज़्यादा कंसिडरेट होता है और बड़े रेयर केसेस में मेडिकल तो आप क्या समझते हैं, अगर होम ऑफिस को कन्विंस नहीं कर सके तो अपील का फिर स्कोप क्या होगा? अपील का अल्टीमेट तो मैं यही देख रहा हूं कि अपील खारिज हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि ये पॉलिटिकल असाइलम का केस नहीं है और नवाज शरीफ साहब पॉलिटिकल असाइलम फाइल कर भी नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि पॉलिटिकल असाइलम आपको पहले दिन से करनी पड़ती है। बिल्कुल जी, वो कह रहे हैं क्योंकि वो लेकिन औरिया साहब इसमें मैंने सवाल किया था, भी उन्हीं बुनियादों पर मांगी है, तो उसका जवाब आ नहीं सका। अभी जुबैर साहब से जो मैंने सवाल किया था कि इस मरहले पर जो उनकी बीमारियों की नौयत है, और वो हमें ख्वाजा हारिस साहब से सुप्रीम कोर्ट में बहुत तफसील से मालूम हो चुकी है कि जी इतने इनको हार्ट अटैक हो चुके हैं, इतने इनको स्टंट पड़ चुके हैं, 17 अद्वियात खाते हैं और इनको ये 8-10 संगीन बीमारियां हैं। तो इस उम्र की इस नौयत की बीमारियां, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, लेकिन आप बैक टू नॉर्मल वाली बात नहीं हो सकती, आपको बीमारियों को मैनेज करके चलना पड़ता है। तो अगर आप इन बीमारियों की ये नौयत बरकरार रहती है तो फिर तो कभी वापस नहीं आएंगे। देखिए, आप पूरे केस को स्टडी करें। मैं समझता हूं पहली बात औरिया साहब उनकी इस बुनियाद पे रिजेक्ट हुए। आरिफ चौधरी साहब एक मिनट मौका दीजिएगा औरिया साहब से। जी, पूरे केस का आप स्टडी करें। नवाज शरीफ की अपील इस बुनियाद पे एक्सटेंड नहीं हुई कि ही डज नॉट हैव द वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स। वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इशू करने होते हैं और वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट आपका फंडामेंटल राइट है, अनलेस आप एक आदमी को ये डिक्लेयर करें कि ये हमारा शहरी नहीं है या फिर उसको पासपोर्ट से डिनाई करते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं आपको। होम डिपार्टमेंट ने बुनियादी तौर पर अपनी इनकैपेसिटी को वहां पर इसलिए शो किया है, आप तो केस पढ़े ना उसके अंदर, कि हम उसको एक्सटेंड इसलिए नहीं कर सकते। या तो आप असाइलम लें और कहें कि मेरी पाकिस्तान की गवर्नमेंट मुझे वीजा नहीं दे रही, मुझे पासपोर्ट नहीं दे रही। जब आप असाइलम नहीं ले ले, आप एक रेगुलर विजिटर हैं, तो आप कह रहे हैं कि मुझे मेरी गवर्नमेंट डिनाई कर रही है वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स की, इसलिए आपका एक्सटेंशन नहीं हो रहा। अब उस वक्त जब आप अपील में जाएंगे और उस अपील के अंदर आप ये कहेंगे ये रीजंस हैं मुझे ना, उस पर फिर केस खुलेगा और फिर उसके बाद क्यों नहीं दे रहे, कैसे नहीं दे रहे, ये वजह है। दुनिया में जब तक आप किसी शख्स को अपनी शहरियत से खारिज नहीं करते, आप उसको पासपोर्ट डिनाई नहीं कर सकते किसी तौर पर भी। जहां तक क्रिमिनल ऑफेंस का तल्लक है, ये हमारा पकौड़ा है, फ्यूजिटिव है, ये केस ऑफ लॉ, ये भी आगे जाके खुलेगा। लेकिन ये नवाज शरीफ साहब के इसलिए हक में होगा कि जब तक ये केस चलता रहेगा उनको कोई नहीं निकाल सकता। एक दूसरा, यूरोपीय यूनियन के साथ एक मुआहदा है, बड़ा इंपॉर्टेंट मुआहदा है, और वो मुआहदा ये है कि अगर कोई शख्स ये कहे वहां पर लिख के कि अगर मैं वापस जाता हूं तो मेरे खिलाफ इस किस्म की प्रोसिक्यूशन हो सकती है कि मेरी जान खतरे में हो सकती है, मुझे फांसी दी जा सकती है मुझे, तो ऑल आर बाउंड टू गिव देम असाइलम। लेकिन वो शायद अभी नौबत ना आए उस सतह की। लेकिन एक बात बताऊं आपको कि बुनियादी तौर पर पाकिस्तान ने अगर वैलिड डॉक्यूमेंट उनको जारी कर देते तो फिर अगर बरतानिया उनको एक्सटेंड करती तो फिर पाकिस्तान जो था उसको ज्यादा फुटेज पे होता कि देखे बरतानिया ने उनको एक्सटेंड कर दिया, हमारे मुजरिम को वो किया है। ये इन्होंने जिसने भी मशवरा दिया कि हम पासपोर्ट जारी नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, ओ भाई खुदा के लिए केस अपना लड़ना सीखो वहां पर किसी जगह पर जाके। बिल्कुल सही है। ओवैस तो साहब कैसे, क्या मुस्तकबिल देखते हैं आप नवाज शरीफ साहब का बरतानिया में? देखिए, मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब का जो तौसी नहीं हुई उनके वीजे के अंदर, वो बाद में शायद हो जाए, 6-8 महीने के बाद एक तवील अपील का एक प्रोसेस है। तो लेकिन उनके जो सियासी एक सेटबैक है नून लीग की सियासत को और नवाज शरीफ साहब की सियासत को, क्योंकि ये बयानिए की जंग अगर लड़ रहे हैं आप, मीडिया के थ्रू लड़ रहे हैं, तो उसमें फिर ये बात काउंट करेगी कि आपको वीजे के अंदर तौसीक क्यों नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि आपके जो बीमारी का जो आपने प्ली ली थी उसके अंदर कहीं कमजोरी है। मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब ने सियासी गलती की है वापस ना आने के बाद, लंदन से वापस ना आने के बाद, और ये पार्टी के लिए एक बड़ा सेटबैक है
और पार्टी के अंदर क़यादत का क्राइसिस भी है। और ये अब तक इतनी कंफ्यूजन है नून लीग के रैंक्स एंड फाइल के अंदर, उनका वोट बैंक इंटैक्ट होगा लेकिन रैंक्स एंड फाइल में बहुत कंफ्यूजन है सर कि शहबाज शरीफ साहब का बयानिया सही है मुफाहिमत का या मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब का बयानिया है। आप देख लीजिए, शहबाज शरीफ साहब ने तो कहा कि जो सदर है नून लीग के, उन्होंने कहा कि मैं नेशनल रिकंसिलिएशन चाहता हूँ, मैं मुफाहिमत का रास्ता चाहता हूँ। अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं 2018 के अंदर अगर हमारी हिकमत अमली बेहतर होती तो नून लीग वो इलेक्शन भी जीतती और शायद उनके भाई नवाज शरीफ जो हैं वो वज़ीर आज़म बनते। तो इसका मतलब है कि उन्होंने अपने शाहिदा खान अब्बासी और दूसरे जो लोग हैं जो जुड़े हुए हैं नवाज शरीफ साहब के साथ, बयानी के साथ, उनको क्रिटिसाइज किया उनकी हिकमत अमली पर। और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में हिस्सा न लेने की एक बड़ी वजह यही थी कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो मुतमईन नहीं थे, वो ये नहीं चाहते कि वो आज़ाद कश्मीर में जहाँ पे कश्मीरी रियासत के साथ, रियासती इदारों के साथ अपनी लड़ाई को जोड़ते हैं मौजूदा कश्मीर की आज़ादी के लिए, वहाँ पर जाकर अगर मरियम नवाज साहिबा ने एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया चुना तो वो मैं समझता हूँ गलत है और उनकी शिकस्त की एक वजह ये बयानिया टो करने के लिए है। तो ऑल इन ऑल इट्स अ सेटबैक फॉर नून लीग। नून लीग की पॉलिटिक्स के लिए एक सेटबैक है, चाहे वो उनकी तोसी हो जाए और लेकिन उनको वापस आना चाहिए था। एक और बहुत बड़ी सियासी गलती की है नवाज शरीफ साहब ने। सही है, बिल्कुल सही है। एक सवाल मरियम औरंगजेब साहबा ने पूछा है और उसका जवाब अदब साहबा दे सकती हैं। उन्होंने कहा कि जी उनको जेल से निकाल के नैब में क्यों भेजा गया और वहाँ ऐसा क्या किया कि उनकी तबीयत ख़राब होगी, आपने क्या किया, इसका हिसाब दें, इसका जवाब दें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर मैं आरिफ चौधरी साहब से ये भी पूछना चाहता हूँ कि तिब्बी बुनियादों पर क्या उनको रियायत मिल सकती है? वो एक लिस्ट ऑफ जो उनकी बीमारियां हैं वो अगर रखते हैं बरतानवी हुकाम के सामने और अदालतों में जाकर, तो क्या उन डॉक्यूमेंट्स को देखकर, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में वो डॉक्यूमेंट्स दिए गए थे, बीमारियों की तफसील दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उनको फिर रियायत भी दी थी 6 हफ्ते के लिए। उनको कहा था कि जी आप जाइए, बाहर चले जाइए 6 हफ्ते के लिए, और फिर लाहौर हाई कोर्ट ने से उनको जो है वो 4 हफ्ते की या 6 हफ्ते की 8 हफ्ते की मोहलत दी गई। तो एक ब्रेक लेकर देखते हैं कि तिब्बी बुनियादों पर बाहर से भी ऐसी सहूलत मिल सकती है जैसे उनको यहाँ पर मिली थी। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको सुनवाना चाहता हूं जी, जो मरियम औरंगजेब साहबा ने एक नया इल्ज़ाम आयद किया है और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की तबीयत ख़राब की गई। ज़रा सुनिए उन्होंने क्या कहा है। इल्ज़ाम लगाने से पहले ये बताओ कि नैब के अंदर क्या किया, क्या हुआ जिससे मियाँ साहब की जो तबीयत थी वो ख़राब हुई। ये पर्चा तो नैब के ऊपर होना चाहिए। और कस्टडी में नैब की तबीयत मोहम्मद नवाज शरीफ की ख़राब हुई, हुकूमत की कस्टडी के अंदर। जो पहले कोर्ट लखपत में थे उनको नैब शिफ्ट किया गया साजिश के तहत। आरिफ चौधरी साहब, सर ये बताएं, जो मैंने सवाल छोड़ा था ब्रेक पर जाने से पहले, कि तिब्बी बुनियादों पर जैसे पाकिस्तान की अदालतों में उनको रिलीफ मिला, इब्तदाई तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जब ख्वाजा हारिस साहब ने बहुत लंबी दलाइल दिए तो 6 हफ्ते के लिए उनको जेल से बाहर निकलने की इजाज़त दे दी और वो घर गए और उन्होंने अपना इलाज करवाया। और फिर यहाँ भी हमने देखा लाहौर हाई कोर्ट में भी। तो क्या ऐसा ही रिलीफ इन्हीं डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर इनको मिल सकता है वहाँ से भी? असद साहब, 2 बातें फौरी तौर पे मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात ये वजाहत करना चाहता हूँ कि ट्रैवल डॉक्यूमेंट के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है वीज़े की तोसी का। वीज़े की तोसी का मामला सेंट्रल ऑफिस के पास जब जाता है, जो अमेरिका में है वो I-94 एक फॉर्म होता है जिस पे विज़िटर वीज़ा होता है कि कितना दिया गया किसी को, और वो I-94 जब जाता है तो उसके ऊपर तोसी जो है वो 7 तोसी देते हैं और उसके बाद आप पासपोर्ट वगैरह लेके जाते हैं और वो स्टैंप करवाते हैं। इसी तरह यानी दूसरी बात जो आपने कही है मेडिकल वाली बात, वो मैं आपको अर्ज़ करूँ कि दुनिया में मेडिकल ग्राउंड ख़ास तौर पर जिन मुल्कों में ह्यूमन राइट्स का तस्वर है वहाँ ये सबसे ज़्यादा मजबूत बुनियाद होती है पॉलिटिकल असाइलम के बाद। तो उस बुनियाद पे अगर आप जाते हैं तो आप साबित अगर कर सकते हैं कि आपकी तबीयत ऐसी है
कि आप सफ़र नहीं कर सकते और आपकी बीमारी इस तरह की है कि जिसमें आपका सफ़र करना मुमकिन नहीं है, तो वहाँ रिफ्यूज़ल होती ही नहीं वीज़े की, वो लाजमी आपको वीज़ा मिल जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये केस जो है बुनियादी तौर पर अगर वो मेडिकल ग्राउंड्स पे, ज़ाहिर है कि मेडिकल ग्राउंड पे ही गए हैं, तो अगर वो साबित कर सकते हैं कि उनकी इस तरह की कैफियत है, उनकी इस तरह की सूरत हाल है कि उसमें वो सफ़र नहीं कर सकते और डॉक्टरों की रिपोर्ट्स हैं, तो होम ऑफिस वो इनकार ही ना करता। तो अभी भी चूँकि जो अपील होती है वो बुनियादी पहले केस की तोसी एक्सटेंशन होती है, तो ये नई ग्राउंड तो वहाँ ली नहीं जा सकती, यही ग्राउंड होगी और यही ग्राउंड वो देखेंगे कि क्या नीचे उन्होंने कोई ऐसे डॉक्यूमेंट दिए थे, ऐसा सबूत दिया था जिससे वो साबित कर पाए थे। तो आप कह रहे हैं नई ग्राउंड्स नहीं ली जा सकती, वो वाकई ऐसी खराब है और उस बिल्कुल सही है। कमल साहबा, जो मैंने अभी आपको सुनवाया बयान मरियम औरंगजेब साहबा का, अगर आपने सुना है तो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि क्या किया गया नवाज शरीफ साहब के साथ नैब में और मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत ख़राब की गई, साजिश की गई। क्या जवाब है आपके पास? देखिए, मरियम साहिबा को उन्हीं के सवाल, बहुत सारी बातें हैं, स्टेटमेंट्स हैं जो निकाल के सुनवानी चाहिए और उस टाइम पे जो वो बयानियां देती रही हैं वो भी सुनवा के उनसे सवाल करना चाहिए कि आप जो रोना पिटना डालती थी वो किस बेस पे था। मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, मैं ज़रा रिकैप कर दूं। बयानिया शुरू कहाँ से हुआ? मरियम साहिबा समेत नवाज शरीफ ने खुद कहा मर जाऊंगा लेकिन मुल्क छोड़ के नहीं जाऊंगा। फिर उन्होंने कहा जी अब वो बीमार हो गए। फिर उन्होंने कहा जी, मरियम बीबी ने कहा, मरियम जो उनकी बेटी है मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि वालिद साहब को जो और उनके बेटों ने इल्ज़ाम लगाया कि जेल में इनको जहर दे दिया गया। फिर उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब को हार्ट अटैक हुए जिसका उनको खुद भी पता नहीं चला, किसी को भी पता नहीं चला, उनको जेल में हार्ट अटैक हो गए। फिर उन्होंने कहा जी सब बर्बाद हो गया। डॉक्टर अदनान आ गए सामने, उन्होंने कहा जी इनका तो दिल, दिमाग, फेफड़े, किडनी सब फारिग है। कुछ अरसे बाद प्लेटलेट्स उस लेवल पे चले गए जो आज तक हमने सुने ही नहीं थे कि 2000 प्लेटलेट्स रह गए, अब इनका बाहर जाना नागुज़ीर है। एयर एम्बुलेंस आती है, रिपोर्ट्स पहले आई टेक्नीशियन से, फिर एयर एम्बुलेंस आई, फिर वो दौड़ते हुए चले गए। फिर ठीक है, बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।